आज हम विलियम शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पढ़ने जा रहे हैं। इस सीन में प्रोस्पेरो और उनकी बेटी मिरांडा की बातचीत होती है। मिरांडा अपने पिता से पूछती है कि वे इस टापू पर कैसे आए। तब उसके पिता प्रोस्पेरो उसे अपने अतीत की सच्चाई बताते हैं कि कैसे उनके भाई एंटोनियो ने उन्हें धोखा दिया और नेपल्स की राजा की मदद से उसे और मिरांडा को समुद्र में छोड़ दिया ताकि वे वहाँ पर मर जाएं। अब चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन चैप्टर की स्टार्टिंग में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। पहले हम इसे पढ़ेंगे और आगे इनकी बातचीत को शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखा है कि यह एक अंश है, नाटक का एक छोटा सा अंश है, जिसकी शुरुआत यहाँ हुई है कि एक भयानक तूफान चल रहा है और एक जहाज उस तूफान में फंसा हुआ है। मिरांडा अपने पिता प्रोस्पेरो से प्रार्थना करती है कि वे अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके इस तूफान को शांत कर दे, क्योंकि उसे जहाज पर सवार लोगों की जान की डर है। प्रोस्पेरो मना कर देते हैं और उसे अपने अतीत की सच्चाई बताने लगते हैं। प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा से कहती हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैंने जो कुछ भी किया है वह तो केवल तुम्हारी भलाई के लिए किया है, तुम्हारे लिए मेरी प्यारी बेटी, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम इस बात से अनजान हो कि तुम कौन हो, ना तो तुम्हें यह पता है कि मैं कौन हूँ और ना ही यह कि मैं सिर्फ एक साधारण इंसान से भी ज़्यादा हूँ। मैं प्रोस्पेरो हूँ जो एक साधारण से घर का मालिक है और तुम्हारा पिता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मिरांडा कहती है कि मुझे जानने की और कोई इच्छा भी नहीं है, मुझे जानने की कोई इच्छा पहले हुई भी नहीं थी। प्रोस्पेरो कहती हैं लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें और बातें बताऊं। अपना हाथ बढ़ाओ और मेरी जादुई चादर उतारने में मेरी मदद करो। अब वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें सारी बातें अच्छे से समझाऊं। मेरी जादुई चादर उतारने में मेरी मदद करो। फिर वे अपनी जादुई चादर नीचे रखते हैं और फिर प्रोस्पेरो आगे की बात बताते हैं अपनी बेटी को। कहते हैं कि अब मैं मेरी जादू की शक्ति उस जहाज को संभाले हुए है। अपनी आंखों से आंसू पूछ लो और चिंता मत करो। जिस जहाज के डूबने का भयानक दृश्य देखकर तुम्हारा दिल दया से भर उठा था, मैंने अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लिया है और उसमें कोई भी प्राणी, किसी भी प्राणी को या किसी भी जीव को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। हाँ, जहाज में सवार किसी भी व्यक्ति के बाल तक का बाका या कोई नुकसान नहीं होगा। जिसकी चीख तुमने सुनी थी, जिसे तुमने डूबते देखा था, अब सब सुरक्षित है। अब बैठ जाओ क्योंकि अब तुम्हें और बातें जाननी होंगी। मिरांडा कहती है आपने कई बार मुझे बताने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर आप रुक जाते हो और मुझे कई सवालों के एक तूफान में छोड़ देते हो। मतलब बहुत सारे सवालों के एक भंवर में मुझे छोड़ देते हो और फिर यह कहकर रोक देते हो कि रुक जाओ, अभी समय नहीं हुआ है। प्रोस्पेरो कहते हैं कि हाँ, लेकिन अब वह समय आ गया है। यही वह पल है जब तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए और याद रखना चाहिए। मेरी बातें मानो और ध्यान दो। क्या तुम्हें याद है कि जब हम इस घर में नहीं थे? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें याद होगा, क्योंकि तब तुम सिर्फ 3 साल की थी। मिरांडा कहती है हाँ पिताजी, मुझे याद है। प्रोस्पेरो पूछती हैं कैसे, तुम्हें कैसे याद है? किसी और घर या व्यक्ति के कारण? क्या तुम्हें कोई और घर या कोई और व्यक्ति याद है? कोई भी चीज़ ऐसी बताओ जो तुम्हारी यादों से बनी हुई हो। मिरांडा कहती है वह बहुत पुरानी बात है, वह एक हकीकत से ज़्यादा एक सपने जैसी लगती है, लेकिन मेरी यादें इसकी पुष्टि करती हैं। क्या बताइए कि क्या मेरे पास 4 या 5 महिलाएं नहीं थी जो मेरी देखभाल किया करती थी? प्रोस्पेरो कहते हैं हाँ, तुम्हारे पास थी और भी ज़्यादा थी इससे मिरांडा, लेकिन यह तुम्हारी यादों में कैसे बना हुआ है? क्या तुम्हें और कुछ याद है जो उस बीते अतीत के अंधकार से है? 12 साल पहले मिरांडा, 12 साल पहले के बारे में बताओ। 12 साल पहले तुम्हारे पिता मिलान के ड्यूक थे और एक शक्तिशाली राजा थे, एक शक्तिशाली शासक थे। मिरांडा कहती है लेकिन पिताजी, क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? प्रोस्पेरो कहती हैं कि तुम्हारी माँ एक सच्चरित्र, एक अच्छी और एक नेक महिला थी
और उन्होंने कहा है था कि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारे पिता मिलान के ड्यूक थे और तुम उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी थी। यानी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन मैं उस समय राजा था और तुम ही मेरी एक उत्तराधिकारी थी, और तुम एक राजकुमारी थी जो किसी की दृष्टि में कोई बुरी इंसान नहीं थी। मिरांडा कहती है, हे भगवान, हमारे साथ कौन सा छल हुआ जिससे हमें वहाँ से यहाँ आना पड़ा, या फिर हमारे लिए यह कोई आशीर्वाद था? प्रोस्पेरो कहते हैं, दोनों ही बातें सही है मेरी बच्ची। जैसा कि तुम कह रही हो, हमें छल पूर्वक वहाँ से निकाला गया था, लेकिन सौभाग्य से हम यहाँ सुरक्षित पहुँच गए। मिरांडा कहती है, ओह, मेरा दिल दुख से भर जाता है यह सोचकर कि मैंने आपको कितने दुखदायी सवालों में डाल दिया है जो मुझे अब तक याद भी नहीं थे। कृपया प्लीज़ आगे मुझे बताइए इस बारे में। प्रोस्पेरो कहते हैं कि मेरा भाई और तुम्हारे चाचा, जिनका नाम एंटोनियो है, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि ध्यान से सुनो कि कैसे एक भाई इतना विश्वासघाती कैसे हो सकता है, जिसे मैंने तुम्हारे बाद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम किया था, और उसी को मैंने अपने राज्य का सारा प्रबंध, सारा देख रेख सौंप दी थी। उस समय मेरा राज्य सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था और प्रोस्पेरो यानी मैं को सबसे महान ड्यूक माना जाता था। गौरव और ज्ञान की दृष्टि में मेरा कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान विद्या ज्ञान को हासिल करने में रहता था। मतलब मैं ज्ञानी था एक इंसान। मैंने अपने शासन का कार्यभार अपने भाई को सौंप दिया था और धीरे धीरे अपने राज्य को से दूर होता गया, क्योंकि मैं गुप्त रूप से ज्ञान की खोज में मगन था। तुम्हारा वह कपटी चाचा, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? मिरांडा कहती है, हाँ पिताजी, मैं पूरी बात ध्यान से सुन रही हूँ। प्रोस्पेरो आगे कहती हैं कि जब उसने लोगों को इच्छा अनुसार सुविधा देने की कला सीखी, किसे ऊपर उठाना है, किसे नीचे गिराना है, यह सब उसे समझ आ गया। उसने मेरा विश्वास लोगों को या तो बदल दिया या उन्हें नए रूप में डाल दिया। उसके पास अब पूरी सत्ता और अधिकार थे। उसने पूरे राज्य के लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने लगा। वह अब एक लता की तरह बन गया था जिसने मेरी राज से अस्तित्व को ढक दिया था और मेरी सारी शक्तियों को सोख लिया था। तुम ध्यान नहीं दे रही मिरांडा? मिरांडा कहती है, नहीं नहीं पिताजी, मैं ध्यान से सुन रही हूँ, आप बताइए। तो प्रोस्पेरो फिर आगे कहते हैं कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि ध्यान से सुनो। मैं जितने सांसारिक चीज़ों को नज़रअंदाज किया है और खुद को पूरी तरह ज्ञान और आत्मविश्वास में समर्पित कर दिया है, जिससे मुझे दुनिया से दूर कर दिया है, लेकिन जो सामान्य महत्वाकांक्षी से कहीं अधिक मूल्यवान था, उसने मेरे कपटे भाई की भीतर एक बुरी आदत को जगा दिया और मेरा विश्वास जो एक अच्छे पिता की तरह था उसके भीतर विश्वासघात को जन्म दे दिया। मतलब मेरे भाई के मन में एक विश्वासघात को जन्म दे दिया। जितना बड़ा मेरा विश्वास था उतना ही बड़ा उसका धोखा था, जिसका कोई अंत नहीं था। मेरा भरोसा उस पर असीमित था, मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता था उस पर। इस तरह वह पूरी तरह से सत्ता का मालिक बन गया। सिर्फ मेरे राज्य की आमदनी से ही नहीं, बल्कि मेरी शक्ति से भी मिलने वाली हर चीज़ पर भी उसने अधिकार कर लिया। जैसे कोई व्यक्ति जो लगातार झूठ बोलते बोलते अपनी ही यादों को धोखे से भर देता है और फिर खुद अपने ही झूठ पर विश्वास करने लगता है, वह सचमुच खुद को ड्यूक मानने लगा, वह खुद को राजा मानने लगा। मेरा भाई, उसने मेरी जगह पूरी तरह से ले ली और शाही शक्तियों का पूरा प्रदर्शन करने लगा, सभी शाही अधिकारों के साथ, और इसी से उसकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ने लगी। अब वह एक ऐसा राजा बनना चाहता था जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि वास्तव में राजा हो। वह अब मिलान का संपूर्ण वास्तविक शासक बन चुका था, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति जिसने उसकी किताबों से ही महसूस लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति जो किताबों में डूबा रहता था। मेरे लिए मेरे लिए जो किताबें हैं वही मेरी राज्य थी। अब उसे लगता था कि मैं राज्य के लिए योग्य नहीं हूँ।
उसकी सत्ता की प्यास इतनी ज़्यादा थी कि उसने साजिश रची। नेपल्स के राजा से समझौता किया कि वह उसे हर साल टैक्स देगा, कर देगा, और उसकी अधीनता मतलब उसके अंडर में, उसके नीचे रहकर राज भी करेगा। अपना ताज उसके सिंहासन के आगे झुका देगा। उस मिलान को, जो कभी किसी अधीन नहीं था, ओह बेचारा मिलान, अब उसे नीचता से झुकना पड़ा। मिरांडा कहती है, हे भगवान। प्रोस्पेरो कहती हैं कि उसकी नीयत और उसके परिणाम को देखो, फिर बताओ कि क्या ऐसा व्यक्ति भाई कहलाने लायक है। तो मिरांडा कहती है, अगर मैं अपनी दादी के बारे में अच्छा ही सोचूं तो शायद यह भी एक पाप होगा। अच्छी माँओं ने भी कभी बुरे पुत्र को जन्म नहीं दिया है। सॉरी, अच्छी माँओं ने भी कभी कभार बुरे बेटों को भी जन्म दिया है। प्रोस्पेरो कहते हैं, अब सुनो आगे क्या हुआ। नेपल्स का राजा, जो मेरा पुराना दुश्मन था, उसने मेरे भाई की याचना सुनी, मेरे भाई की विनती सुनी, जिसमें वह यह प्रस्ताव रखा गया कि बदले में उसके अधीन स्वीकार करेगा, मतलब मेरा भाई उसके नीचे रहकर राज करेगा, और ना जाने कितने ज़्यादा कर भी देगा, टैक्स भी देगा। वह मुझे और मेरे परिवार को पूरी तरह से समाप्त कर देगा और मिलान की सारी सत्ता मेरे भाई को दे देगा, सभी सम्मान और अधिकार के साथ। इसी साजिश के तहत एक गुप्त सेना तैयार की गई और एक नियत रात में एंटोनियो ने मिलान के दरवाजे खोल दिए और घोर अंधेरे में उसके भेजे हुए सिपाहियों ने तेज़ी से हमारे वहाँ से निकाल दिया, और मुझे और तुम्हें, जो उस समय वहाँ थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके जो भेजे हुए सिपाही थे उन्होंने तेज़ी से हमें वहाँ से निकाल दिया, मतलब प्रोस्पेरो उसकी बेटी को, मुझे और तुम्हें उस समय वहाँ से निकाल दिया जब उस समय तुम रो रही थी। आगे मिरांडा कहती है, हाय कितनी दयनीय बात है, कितना दुख भरा नज़ारा होगा वो। मुझे याद नहीं कि मैंने तब कैसे रोया होगा, लेकिन अब फिर से रोने का मन हो रहा है, यह सोचकर मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। प्रोस्पेरो कहते हैं कि थोड़ा और सुनो, फिर मैं तुम्हें अभी भी असली हालात के बारे में बताऊंगा जो अभी हमारे सामने हैं, जिससे के बिना यह कहानी बेकार लगती है। मिरांडा कहती है कि उन्होंने उसी समय हमें मार क्यों नहीं दिया। प्रोस्पेरो कहती हैं कि बहुत अच्छा सवाल है बच्ची, मेरी कहानी खुद यही सवाल खड़ा करती है। मेरे लोगों को मुझसे इतनी गहरी श्रद्धा थी, इतना ज़्यादा प्यार था कि उन्होंने इस षड्यंत्र को इतना खूनदायक नहीं बनाया, बल्कि अपनी नीचता को सुंदर दिखाने का प्रयास किया। एक साधारण शब्दों में कहूँ कि उन्होंने हमें जबरन एक नाव में बिठा दिया और हमें समुद्र में कई मीलों दूर ले गए, जहाँ उन्होंने हमारे लिए एक सड़ी गली नाव तैयार कर रखी थी, जिसमें कोई रस्सी पाल या मतलब चलाने का कोई समाधान नहीं था, जिससे तो चाहूँ एक तक मतलब जिसे तू चाहे तक पहले ही छोड़ चुके हों। सॉरी, द वेरी रेट्स, हाँ इसमें लिखा है जिसे 2 चूहे तक पहले ही छोड़ चुके थे, उन्होंने हमें उसमें डाल दिया। चूहे पहले ही डाल रखे थे, उसमें हमें डाल दिया ताकि हम गरजते हुए रोते हुए समुद्र की यात्रा की गुहार लगा सकें, या उन हवाओं से प्रार्थना कर सकें जो केवल सिसकियों में उतार देती थी, हवाओं से प्रार्थना करें कि वो हमारी नाव को आगे बढ़ा दें। उन्होंने हमारी मदद तो नहीं की, लेकिन हमारी पीड़ा को साझा किया, हमारी पीड़ा को समझा। मिरांडा कहती है, हाय उस समय मैं आपके लिए कितनी परेशानी की कारण बनी होगी। तो प्रोस्पेरो कहती है, ओह तुम तो एक देवदूत की तरह थी, मेरे लिए एक परी की तरह थी जिसने मुझे बचा रखा था। तुम मुस्कुरा रही थी जैसे स्वर्ग में कोई शक्ति तुम्हें हिम्मत दे रही हो। जब मेरे आंसू समुद्र की लहरों में मिल रहे थे, समुद्र की लहरों के साथ मिल रहे थे, जब मैंने अपने दुखों का बोझ उठा रखा था, तो तुम्हारी मासूम मुस्कान ने मुझे ताकत दी और मुझे हर आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दी। ठीक है, तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है।
उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई गई होगी, इनकी बातचीत समझ आई होगी कि प्रोस्पेरो उनकी बेटी के साथ बीच क्या बातचीत हुई और किस तरीके से उनके बीच उनके लिए षड्यंत्र रचा गया था उनके खुद के भाई द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए तो आज हम विलियम शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पढ़ने जा रहे हैं।